हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं हूं अंशु कपूर और यह है क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स लेक्चर नंबर 10 और आज का टॉपिक है सम कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक यूज़। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और इसके अंदर हमने 3 तरह के मटेरियल को कैटेगराइज कर लिया था, जैसे एलॉयज़, मेटल और इंसुलेटर। हमने देखा था कि एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे मैक्सिमम होती है और मेटल्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। सबसे अच्छे कंडक्टर्स कौन हुए? मेटल्स। और उनमें भी सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर। ये हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इन्हीं मटेरियल्स के स्पेसिफिक यूजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मटेरियल को हम देखते हैं टंगस्टन। ये देखिए, सबसे पहला मटेरियल है टंगस्टन, जिसे हम W से डिनोट करते हैं, W से। इसकी कैटेगरी मेटल होती है। इसे वॉल फ्रेम भी कहते हैं। तो वॉल फ्रेम से इसका सिंबल पड़ा W। जैसे हम हाइड्रोजन को सिंबल देते हैं H केमिस्ट्री में, हीलियम को He, उसी तरह से हम टंगस्टन को सिंबल देते हैं W। इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। इसकी मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 2400 केल्विन पर इनकैंडेसेंट होता है। इसका मतलब यह है कि 2400 केल्विन पर ये लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देता है और इसका मेन वर्क होता है बल्ब के अंदर फिलामेंट की फॉर्म में। ये देखिए, आपको बल्ब दिख रहा है और इसके अंदर ये है फिलामेंट। अब क्या होता है, जैसे ही फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, फिलामेंट गर्म हो जाता है और जब फिलामेंट का टेम्परेचर 2400 केल्विन हो जाता है तो ये अपने से लाइट एमिट करने लग जाता है। तो ऐसे मटेरियल जो गर्म होने पर लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनकैंडेसेंट मटेरियल। ये बात आपको क्लियर हुई? तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट्स रेजिस्टिविटी इज लो बट वी यूज थिन वायर ऑफ टंगस्टन विच हैज़ हाई रेजिस्टेंस इज यूज एज ए फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। इस पॉइंट का मतलब समझिए। इस पॉइंट का मतलब है कि वैसे टंगस्टन की रेजिस्टिविटी लो होती है, लेकिन हम टंगस्टन के वायर को पतला कर देते हैं। पतला करने से क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया जब कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है और हम इसे फिलामेंट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मेन आप हाईलाइट पॉइंट क्या होते हैं कि बल्ब के अंदर फिलामेंट के रूप में होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ताकि ज़्यादा टेम्परेचर पर ये मेल्ट ना हो। ठीक है, 2400 केल्विन पर ये इनकैंडेसेंट हो जाता है और इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, लेकिन हम इसका वायर पतला लेते हैं, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया कम और क्रॉस सेक्शन एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस हाई है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर उसमें से हीट भी बहुत ज़्यादा एमिट होगी। ये बात पॉइंट आप याद रखना। क्या पॉइंट याद रखना है कि जब भी किसी मटेरियल से करंट पास हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसमें से हीट बहुत ज़्यादा एमिट होगी। हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में ये बात पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट प्रोड्यूस मोर हीट एंड बिकम्स इनकैंडेसेंट एंड एमिट लाइट। एट हाई टेम्परेचर tungsten reacts with air and form oxide. Due to this, inert gases like nitrogen, neon is filled to prolong the life of filament. एक पॉइंट और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए कि बल्ब के अंदर ये जो फिलामेंट है और बल्ब के जो बाकी पोर्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है इनर्ट गैसेस। तो बल्ब के बाकी पोर्शन में इनर्ट गैसेस भरी होती हैं ताकि अगर नॉर्मल एयर हम भरते हैं तो क्या होता है, ये जो फिलामेंट होता है ये इनसे रिएक्ट करके ऑक्साइड बन जाता है, इससे इसकी लाइफ कम हो जाती है। इसलिए हम इसमें इनर्ट गैसेस भरते हैं ताकि बल्ब ये टंगस्टन का फिलामेंट रिएक्शन ना करे और
इसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए। तो ये बात आपको समझ में आई कि इनर्ट गैसेस हम क्यों इसमें फिल करते हैं। नेक्स्ट मटेरियल के बारे में बात करते हैं विच इज़ नाइक्रोम। तो नाइक्रोम भी एक एलॉय होता है जिसमें 60% निकल, 12% क्रोमियम, 2% मैंगनीज, 26% आयरन होता है। एलॉय क्या होता है आपको मालूम होगा, मेटल से मिलकर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलकर जो एक मटेरियल बनता है उसको हम बोलते हैं एलॉय, ठीक है, या हमको कह सकते हैं बेसिकली मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स। इट हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो मेन पॉइंट इसका यही है, मेन प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसका रेजिस्टिविटी हाई होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये बात ध्यान रखना ताकि ये हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ हो सके। आप यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कुछ हीटिंग डिवाइस मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये है इलेक्ट्रिक हीटर। इसमें क्या होता है, नाइक्रोम के वायर लगे होते हैं या नाइक्रोम की हम बोलते हैं कोयल लगी होती है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होती है गर्म होता है और हमें हीट मिलती है। तो ये बेसिकली करता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन, ये भी यही काम करती है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, तो ये सभी किस पे बेस्ड हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। और ये इलेक्ट्रिक गीज़र। तो मेन पॉइंट इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो इसमें आयरन में भी जो नीचे की तरफ जो प्लेट लगी होती है वो बनी होती है नाइक्रोम की। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये मेल्ट नहीं होगा। और मेन प्रॉपर्टी कि इसका रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो आपको ये बात तो पता ही है कि जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं ये मटेरियल। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, दिस एलॉय इज यूज्ड एज एन हीटिंग डिवाइस such as electric heater, electric iron, electric toaster and geyser. It cannot react with air when it is red hot. तो ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी किसी एयर वगैरह से रिएक्ट नहीं करता और इसकी लाइफ लॉन्ग होती है। तो इसलिए हम इस मेटल को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो एलॉयज़ होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर उनकी रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एलॉयज़ की, मेटल में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन एलॉयज़ में टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की और इनकी स्पेसिफिक यूजेस के लिए। तो कॉन्स्टेंटन को हम यूरेका भी कहते हैं और मैंगनीन, ये दोनों किस पर्पज़ में यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने में या रियोस्टेट बनाने में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रियोस्टेट। कभी आप लैब में जाओगे तो आप इस तरह से रियोस्टेट देखेंगे। ये क्या काम करता है, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके ऊपर जो आपको ये स्लाइडर दिख रहा है, ये देखिए, ये स्लाइडर आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का। इस स्लाइडर को हम ऐसे इस पर स्लाइड कराते हैं और जैसे ही हम स्लाइड कराते हैं तो इसमें करंट कम या ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस वेरी होता है। मतलब ये ऐसा डिवाइस है जिसमें हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, कॉन्स्टेंटन में 60% कॉपर होता है, 40% निकल होता है। और फिर हम बनाते हैं मैंगनीन जिसमें 84% कॉपर होता है, 12% मैंगनीज होता है और 4% निकल होता है। तो ये भी एक एलॉय है और एलॉय की ये प्रॉपर्टी पे काम करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं रहता, कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम इसका रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब मान लो हम रेजिस्टेंस बनाते मेटल का, तो क्या होता, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता, तो फिक्स रेजिस्टेंस नहीं रहता। मान लो हमें सर्किट में चाहिए 100 ओम रेजिस्टेंस और मेटल का हमने लिया तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन हम एलॉय का लेंगे, कॉन्स्टेंटन मैंगनीन का लेंगे, तो किसी भी टेम्परेचर पर वो 100 ओम का है तो 100 ओम का ही रहेगा। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। सो इनकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये वाला पॉइंट आपको मैंने अभी समझा दिया, समझ में आ गया आपको इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वाला, कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज, इनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। ओके। दीज एलॉयज आर यूज्ड इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज और रेजिस्टेंस बॉक्स एंड रियोस्टेट एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया।
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थिन लिड एलॉय। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं टिन लेड एलॉय। तो ये एलॉय यूज़ होता है फ्यूज़ वायर बनाने में, सेफ्टी डिवाइसेस में ये यूज़ होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, इसलिए ये फ्यूज़ वायर में काम आता है। आपने सर्किट में देखा होगा कई बार अपने घरों में, फ्यूज़ वायर इस तरह का होता है। ये फ्यूज़ है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, और ये आपको जो दो मेटल के दिख रहे हैं यहाँ पर इधर वायर लगता है। ये देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ इन दो पोर्शन के बीच में, इनके दोनों के मेटल कॉन्टैक्ट के बीच में वायर लगता है। अब क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे मेन बोर्ड से पहले लगाया जाता है, जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है या ज़्यादा हाई करंट एंटर करता है तो पहले वो इसमें से पास होगा, और जैसे ही इसमें से पास होता है तो क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक होता है, देखिए ऐसे, जैसी करंट इसमें से फ्लो हुई तो ये बीच में से ये ब्रेक हो गया। ये बात आप क्लियर हुई? क्यों ब्रेक हो गया? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसी करंट फ्लो होगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये इजीली मेल्ट हो जाएगा और ये पाथ ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आगे हमारे मेन सर्किट तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये इसका बेसिकली वर्क होता है। A fuse wire is used as a safety device and is put in series with electric circuit. Electric circuit में से सीरीज में लगाते हैं। When the current in the circuit becomes more than a particular value, the fuse wire melts and the circuit is open. Circuit open हो जाता है और हमारा main circuit board protect रहता है। Okay. Next slide में चलते हैं। Next मटेरियल है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट मटेरियल है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। दीज मेटल पॉजेज लो रेजिस्टिविटी एंड सच आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ट्रांसमिशन लाइंस। तो कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम इन्हें ट्रांसमिशन लाइन, या आपको जो लाइन दिख रही है, हम जो जितने भी कनेक्शन होते हैं घरों में वो इसी का करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं। एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता पड़ता है और कॉपर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम इज़ लाइटर देन कॉपर, इट इज़ प्रेफर्ड टू कॉपर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो ये पावर के ट्रांसमिशन में काम आती है एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो एल्यूमिनियम और कॉपर की होती है। तो आज की क्लास में हमने इन सभी मटेरियल के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।